आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पर। यूपीएससी, बीपीएससी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं, साथ में राज्यों की कर्मचारी भर्ती परीक्षाएं, सेंट्रल एसएससी, राज्यों की दरोगा भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा तथा रेलवे की परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्न की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बीपीएससी के द्वारा खास करके वर्ष 2024 और 25 में ढेर सारे एग्जामिनेशन लेने जाने वाले हैं, जिसमें TRE 3, TRE 4 प्रधान शिक्षक, आपको प्रधानाध्यापक की परीक्षा होने वाली है, जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा होने वाली है, साथ में 70वीं बीपीएससी में बम्पर वैकेंसी यानी बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी सिविल सेवा में जो आने वाली है वो आपको 70वीं बीपीएससी आने वाली है, जिसमें लगभग 1500 से 2000 सीटें रहने वाली हैं। इन सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन की भूमिका में खास करके भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। अगर अच्छे से इस विषय को पढ़ लिया जाए तो इसमें 100% क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं। तो इसी को आप की मदद के लिए आपके हल जो हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल हो, इसके लिए हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नोत्तर सीरीज को, जिसमें लगातार इसका सीरीज चल रहा है। आज हम फिर इसमें 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये आदर्श प्रश्न है जो भविष्य में इन परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहीं न कहीं ये ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद आपको 12 से 35 तक है। तो इसमें पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो फ्रेंड्स, समानता का अधिकार तो है ही अनुच्छेद 14 से 18 तक में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आपको 25 से लेकर के 28 तक में है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकार नहीं है। यह मूल संविधान में मौलिक अधिकार की लिस्ट में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर इसे सामान्य विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसलिए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार आपको नहीं है। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लीजिए पहले। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो फ्रेंड्स, शासन व्यवस्था में लोकतंत्र तो होता है, जनता का शासन, और लोकतंत्र तो सभी देशों में लगभग आजकल है। जैसे भारत में लोकतंत्र है, इंग्लैंड में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र, यानी लगभग 99% देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लेकिन गणतंत्र क्या है? तो गणतंत्र क्या है? तो जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होकर एक निश्चित अवधि के लिए अपने पद पर आते हैं वह देश कहलाता है गणतांत्रिक देश। जैसे भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी वंश परंपरा या किसी खानदान से नहीं आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पोस्ट नहीं है, बल्कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है और निर्वाचित होते हैं। तो इस तरीके से गणतंत्र का मतलब हुआ वैसा देश जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होकर एक निश्चित अवधि के लिए अपने पद पर आते हैं, तो वैसा देश कहलाता है गणतंत्र। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप देखते हैं। तो इस तरीके से भारत एक गणतंत्र है और लोकतंत्र भी है। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। वहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, सम्राट हैं, अभी प्रिंस चार्ल्स आप जानते होंगे। तो वैसे वहाँ पे जो
इंग्लैंड में जो व्यवस्था है वो वंशानुगत होते हैं। महारानी एलिजाबेथ जो मरी उनके बाद वो उनका बन गई है, खानदानी है, वंशानुगत है, वंश परंपरा से आते हैं। चुनाव नहीं हुआ ना वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का, तो वहाँ पे लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है, गणराज्य नहीं है वो। तो इसका मतलब यही हुआ कि भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, गणराज्य भी है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जिनका पद नाम है राष्ट्रपति, चुनाव होता है और एक निर्वाचित राष्ट्रपति यहाँ पे पद पे आते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए आते हैं, वंशानुगत नहीं है कोई पोस्ट यहाँ राष्ट्रपति का। और इंग्लैंड में क्या है, लोकतंत्र के साथ साथ वहाँ राजतंत्र के गुण हैं। यानी लोकतंत्र से तो प्रधानमंत्री बनते हैं चुनाव से, लेकिन वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जिसे महारानी या महाराजा कहते हैं वो तो वंश परंपरा से आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, बल्कि यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होकर एक निश्चित अवधि के लिए अपने पद पर आते हैं। और इंग्लैंड में जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है वो वंशानुगत है, इसलिए इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत गणतंत्र है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ वंश परंपरा से राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाने जाते थे, वहाँ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य है और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है फ्रेंड्स। तो मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं और यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी में अनुच्छेद 19, सी में अनुच्छेद 21 और डी में अनुच्छेद 29। यानी कि आपको देखिएगा कि मौलिक अधिकार तो कुल 6 है। समता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार है। तो डायरेक्ट निजता का अधिकार किसी क्रम मतलब इस तरह से नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार है उसी के अंतर्गत आता है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14, 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है मौलिक अधिकार। और आपको अब कमेंट में ये बताना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आप हमारे वीडियो को लगातार देखेंगे तो काफ़ी सफलता मिलेगी आपको। आप वीडियो जाकर देखिए। निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये किस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया था कि भाई निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, उस मामले को बताना है आपको। वह कौन सा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो आप उसके कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सुनाते हुए निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें सभी अनुच्छेदों में
36 से 51 तक में जो बातें कही गई हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। यानी राज्य को कहा गया है कि आप जब नीति बनाएंगे, अपना कानून बनाएंगे, उसमें इन सभी तत्वों को ध्यान में रखेंगे। हालांकि अनिवार्य नहीं है, यह राज्य पर निर्भर करता है, सरकार पर निर्भर करता है कि इसको लागू करे अथवा न करे। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है अनुच्छेद 43 में कि जो कर्मकार है ना, उनको इतना पैसा दीजिए ताकि वो उनका जीवन निर्वाह हो सके। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता 39 क में कहा गया है कि सरकार ये सुनिश्चित नहीं करे, मतलब प्रयास करे कहा गया है। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो प्रयास करने के लिए सारी बातें कही गई है, तो प्रयास करने के लिए कहा गया कि गरीबों को आप निःशुल्क न्याय दीजिए और बालकों की प्राथमिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, यह बात कहा गया है अनुच्छेद 45 में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, तो ये तीनों के बारे में तो बताया गया है, तो किसके बारे में नहीं है, मतलब शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भारतीय संविधान शांत है, क्योंकि प्रौढ़ शिक्षा का आपको वर्णन नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, ये तो आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो, संसद यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी ऑप्शन है, आयु 25 वर्ष हो ये एकदम सही है, पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है। अगर किन्हीं को राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए योग्यताओं में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, और संसद यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखनी होगी उनमें, और देश का नागरिक हो यह भी जरूरी है, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी आंसर हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? राष्ट्रपति के जितने भी विशेषाधिकार हैं उनमें से कौन नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो फ्रेंड्स अब देखिए, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार लौटाते हैं, और अगर पुनः उसको उसी रूप में पास कर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति फिर उनको साइन करना पड़ेगा, लेकिन एक बार लौटा तो सकते हैं। तो ये कथन सही है, यानी साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर सलाह दे दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 18वीं लोकसभा का चुनाव, आप जानते होंगे, आम चुनाव। इसमें जिस भी दल या गठबंधन को, यानी एनडीए गठबंधन है, इधर महागठबंधन है, या किसी एक पार्टी को या दल या गठबंधन, मतलब कहने का मतलब कि किसी दल या गठबंधन को अगर बहुमत प्राप्त हो जाती है 272 सीटें, 543 सीट यहाँ पे टोटल है, तो उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है, और वो बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो ये भी तो सही है, लेकिन ये वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं। वित्तीय बिल मतलब धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अगर जाएगा तो वो उन्हें लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो धन विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक होता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, और अगर लोकसभा पास कर देते हैं तो राज्यसभा के पास जाता है वित्तीय बिल, और राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर में पास करना होता है, नहीं पास करता है राज्यसभा तो पास मान लिया जाता है, और राष्ट्रपति के पास फिर भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति से लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से ही तो वो वित्तीय बिल लोकसभा में पेश किया गया था, तो वो तो अनुमति पहले दे ही चुके हैं। इसलिए वित्तीय बिल को, मनी बिल को, फाइनेंशियल बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेधक विधेयक। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि आपको राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, वो आपने देखा होगा कि पहले सिख राष्ट्रपति थे, और उन्होंने एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बनने का गौरव उनको मिला हुआ है जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। और उसमें बताया भी हम थे कि ऐसा कौन सा विधेयक था जिसमें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, और उस विधेयक को न लौटाए थे और न पारित किए थे, अपने पॉकेट में रख लिए थे, जेब में रख लिए थे, जेबी में। तो वो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था।
आपको पॉकेट बिटो इसको बोलते हैं प्रयोग किया था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक ये बिल था जिसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट बिटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन मामला था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कुल कितनी बार विवादास्पद विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है? फ्रेंड्स, विधेयक 3 तरह के होते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो धन विधेयक आपने देखा कि अगर लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा पास कर देता है तो राज्यसभा के पास 14 दिन का मौका रहता है। तो धन विधेयक में संयुक्त बैठक होती ही नहीं है। धन विधेयक को तो लोकसभा पारित कर दिया जाए अगर, तो समझिए वो पारित हो गया। ठीक है ना, कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट मीटिंग है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना जरूरी होता है। और धन विधेयक के बारे में जानेंगे कि धन विधेयक को लोकसभा पारित कर देगी तो राज्यसभा को पारित नहीं भी करेगी तो पारित हो जाता है और राष्ट्रपति लौटा भी नहीं सकते हैं। और तो यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है। लेकिन साधारण विधेयक क्या होता है? आप जानते हैं कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है और एक सदन अगर जैसे लोकसभा में अगर पेश किया जाता है, लोकसभा पास करके भेज देगा राज्यसभा के पास और राज्यसभा भी पास कर देगा तब जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा और फिर वो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अगर साधारण विधेयक एक सदन पास कर दिया और दूसरा सदन उसके पास नहीं कर रहा है और 6 महीना समय बीत गया है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को अगर पास करने के लिए जरूरी समझेंगे तो दोनों सदनों की बैठक को बुलाएंगे। उसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। तो इस तरीके से साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ऐसा यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कुल कितनी बार विवादास्पद विधेयकों को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 9 बार, 14 बार। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, यानी साधारण विधेयक के संदर्भ में ही केवल आपको संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। और अगर साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो यही पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार किसी साधारण विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 बार। आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ये 3 बार कौन कौन है देख लीजिए। दहेज प्रतिषेधक विधेयक 1961 में, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 में, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। तीसरी बार आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2002 में, आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री। तो कोई पूछे आपसे कि संयुक्त बैठक संसद का अब तक कितनी बार हुआ है किसी विधेयक को पारित करने के लिए, विवादास्पद विधेयक को पारित करने के लिए, तो 3 बार। 10वां और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर GST से, लोक सेवा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त करने से, संसद में महिलाओं के आरक्षण से, चुनाव सुधार से। कि 106वां संविधान संशोधन जो है संसद में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। आप देखिएगा उसमें कि संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का जो विधेयक है उसे पास किया गया है और वह अधिनियम भी बन चुका है, बस लागू नहीं हुआ है। इसे लागू किया जाएगा बाद में। तो फ्रेंड्स, आज हमने 10 क्वेश्चन का एनालिसिस किया संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। आप सभी हमारे चैनल पे बने रहेंगे और हमारा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर देंगे। और मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।